कहानी की शुरुआत में हमें इराक के अंदर युद्ध खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम दो स्नाइपर्स को देखते हैं जिनका नाम मैथ्यूस और आइसिक होता है। और वहां पर उन दोनों को पाइपलाइंस के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा होता है कि वहां पर कोई दुश्मन तो नहीं। और वो दोनों वहां पर आते ही काम पे लग जाते हैं और वह दोनों स्नाइपर से वहां की हलचल पे नजर रखते हैं और वहां पर दुश्मनों को वह ढूंढने लगते हैं। और समय ऐसे ही बीतने लगता है और अब देखते ही देखते मैथ्यूस आइसिक से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई दुश्मन होगा, क्योंकि चारों तरफ से लाश ही पड़ी हुई है और कोई भी हलचल नहीं हो रही है, इसलिए वो यहाँ से बाहर जाकर देखेगा। आइसिक उसे कहता है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि शायद उसके लिए बड़ा जाल हो सकता है और ये एक ही आदमी कर सकता है जिसका नाम जूब होता है। और अब मैथ्यूस आइसिक से कहता है कि हमें यहाँ पर रुके हुए 20 घंटे हो चुके हैं। पिछले 20 घंटे के अंदर यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं मिली, जिसका मतलब यहाँ पर कोई भी नहीं है। आइसिक दोबारा से मैथ्यूस को रुकने के लिए बोलता है और वो कहता है कि अगर वहाँ पर कोई भी स्नाइपर हुआ तो वो तुम्हें देखते ही गोली मार देगा, जिससे मैथ्यूस कुछ देर तक और रुक जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वो परेशान होने लगता है। मैथ्यूस कहता है कि वो तुम्हारा वहम है कि वहाँ पर कोई दुश्मन है, क्योंकि इतनी देर में कोई भी परेशान हो सकता है। इतना कहते ही वो खड़ा हो जाता है और वो खुद वहाँ जाकर देखेगा कि वहाँ पर क्या हुआ है, और वो चाहे तो वो उसे पीछे से कवर कर सकता है। और वो इतना कहते ही मैथ्यूस वहाँ से जाने लगता है और वो आइसिक पीछे से नजर रखता है। मैथ्यूस जब आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि चारों तरफ लाशें ही लाशें नजर आती है। इसी बीच मैथ्यूस बहुत ही आगे चला जाता है और आइसिक उसे कहता है कि वो उससे सपोर्टर से उसे ठीक से देख नहीं पा रहा है। तब भी मैथ्यूस वो आइसिक से कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें अपना सपोर्टर बदल लेना चाहिए और नया सपोर्टर ले लेना चाहिए। लेकिन आइसिक उसे कहता है कि ये सपोर्टर मेरा नहीं है, बल्कि ये तो डीन का है, और अब डीन भी इस दुनिया में नहीं है और सपोर्टर उसे आखिरी निशानी के तौर पर अपने पास रखा हुआ है। तभी मैथ्यूस को वहाँ पर अमेरिकन सैनिक का रेडियो मिलता है और वो उसे उठाकर कंस्ट्रक्शन के चारों तरफ घूमने लगता है। कुछ ही देर बाद वो देखता है कि वहाँ पर जितने भी लोग मरे हुए हैं उसे परफेक्ट हेडशॉट से मारा गया है, जिससे उसे शक होने लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई स्नाइपर मौजूद है और वो उसे ढूंढने की कोशिश करने लगता है। और अब ये बात वो आइसिक को भी बताता है। आइसिक उसे तुरंत वापस आने को कहता है। मैथ्यूस वापस आ ही रहा होता है कि तभी स्नाइपर गोली चला देता है और गोली मैथ्यूस के पैर में लग जाती है और वो वहीं पर ही गिर जाता है। आइसिक मैथ्यूस को बचाने के लिए दौड़ लगाकर उसके पास जाता है, लेकिन तब तक वो स्नाइपर कई सारी गोलियां चला देता है और गोली उसके टांग में जाकर लग जाती है। आइसिक स्नाइपर की गोलियों से बचने के लिए पास की जो दीवार होती है उसके पीछे चला जाता है ताकि उसे और गोली ना लगे। आइसिक देखता है कि गोलियां लगने के कारण उसके पैर में खून बह रहा है और वह सबसे पहले घाव पे पट्टी बांधता है और पट्टी बांधने के बाद वो अपना रेडियो निकालता है ताकि वो बेस से हेल्प मांग सके। लेकिन वो देखता है कि गोली लगने के कारण उसका रेडियो टूट चुका है, जिसके कारण वो अपने बेस से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। वो वहाँ से मैथ्यूस को देखता है जो जमीन पे गिरा होता है। वो अपनी गन को धीरे से उठाने की कोशिश कर रहा होता है। आइसिक मैथ्यूस से बोलता है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि अगर स्नाइपर ने उसे हिलते हुए देख लिया तो वो उसे जान से मार देगा। मैथ्यूस आइसिक की बात मान लेता है और वो उसी पोजीशन में लेट जाता है, लेकिन ज्यादा खून बहने के कारण वो बेहोश हो जाता है। आइसिक दोबारा से मैथ्यूस को देखता है तो उसे लगता है कि वो मारा जा चुका है, जिसके कारण वो काफी निराश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आइसिक के पैर में काफी खून बह रहा होता है, इसलिए वो अपने पैर में से गोली को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा दर्द होता है, उसके कारण वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद उसे होश आता है तो उसे लगता है कि बेस वाले उससे कांटेक्ट कर रहे होते हैं और वो भी उससे हेल्प मांगता है। आइसिक उसे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके रेस्क्यू टीम को वहाँ पर भेजे ताकि वो उसे वहाँ से निकाल सके। दूसरी तरफ अब बेस से आवाज आती है कि वो उसे ठीक से देख नहीं पा रहे हैं और ना ही उसकी लोकेशन का पता चल पा रहा है, इसलिए उसे एक्टिव पोजीशन बताने के लिए खड़ा होना पड़ेगा और वहाँ पर तुम्हें फायर करना पड़ेगा। लेकिन ये सब सुनकर आइसिक को उसके ऊपर शक होने लगता है, क्योंकि स्नाइपर की ट्रेनिंग के वक्त उसे बताया जाता है कि ऐसा उसे कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो रूल्स के खिलाफ होता है। दूसरा, आइसिक इस बात को नोटिस करता है कि इस आदमी की एक्शन अमेरिका की तरह नहीं है,
जिससे आइसिक समझ जाता है कि ये वही स्नाइपर है जिसने अभी अभी मैथ्यूस के ऊपर गोली चलाई है और उसने उसकी रेडियो फिक्सन को भी हासिल कर लिया है और वो उसकी लोकेशन जानना चाहता है ताकि वो उसके ऊपर गोली चला सके। आइसिक उसे कहता है कि मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ, तुम वही स्नाइपर हो जिसने मुझ पर गोली चलाई है। तब भी वह स्नाइपर उसे कहता है कि मैंने ही तुम पे और तुम्हारे साथी पर गोली चलाई है और अब अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम मुझसे बातें करते रहो। तब भी आइसिक देखता है कि मैथ्यूस जिंदा है और वो सिर्फ बेहोशी हुआ था और वो ना चाहते हुए भी स्नाइपर से बातें करने लगता है ताकि वो उसका ध्यान भटका सके। वो आदमी आइसिक से कहता है कि तुम स्नाइपर कैसे बने और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। आइसिक उसकी हर बात के ऊपर जवाब देता है और उसे बातों में उलझा कर रखता है। आइसिक उस आदमी से कहता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ के मासूम लोगों को क्यों मार रहे हो। यहाँ का युद्ध खत्म हो चुका है और तुमने जितने भी लोगों को मारा है वो यहाँ के पाइपलाइंस के ऊपर काम करने वाले वर्कर्स थे। आइसिक की बात सुनकर वो आदमी हंसने लगता है और वो कहता है कि कोई युद्ध खत्म नहीं हुआ है और तुम्हारे और हमारे लिए ये युद्ध खत्म नहीं होता है। इतना कहते ही बाद में आइसिक को और उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में वो बताने के लिए कहता है, लेकिन आइसिक उसकी बात से गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि वो उसे कुछ भी नहीं बताएगा। लेकिन ये सुनकर उस आदमी को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो अभी अभी मैथ्यूस को मार देगा। ये कहने के बाद आइसिक वो आदमी को बोलता है कि तुम मैथ्यूस को कैसे जानते हो। तभी वो आदमी कहता है कि वो तो ये भी जानता है कि तुमने डीन को मारा है और आइसिक के कारण ही डीन मारा था। गोली चलाने के वक्त आइसिक का निशाना चूक जाता है और सीधी गोली डीन को लग जाती है। आइसिक उस आदमी की बातों से परेशान होने लगता है जिसके कारण वो उसे प्यास लग जाती है, इसलिए पानी पीने के लिए वो अपनी बोतल को निकालता है। लेकिन वह देखता है कि उसकी बोतल अब खाली हो चुकी है क्योंकि स्नाइपर ने बोतल के बीच में गोली मारी थी, इसलिए उसे पानी पीने के लिए उसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं बचता। आइसिक और भी ज्यादा परेशान होने लगता है। वे आदमी उसे कहता है कि उसने ही उसकी बोतल के ऊपर गोली चलाई है और उसके रेडियो के ऊपर भी गोली चलाई है ताकि वह किसी से भी कांटेक्ट ना कर पाए। और वो आदमी ये भी कहता है कि उसने जानबूझकर उसके पैर में गोली मारी है ताकि वो वहां से भाग ना सके और वो जानता है कि उसकी मौत भयानक होने वाली है क्योंकि उसने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। तब आइसिक उसे कहता है कि तुम बहुत ही बड़े आतंकवादी हो। वो आदमी आइसिक की बातें सुनकर हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम हमारे देश में आए हो और तुम्हारे हाथ में बंदूक है, तुम हम लोगों को मार रहे हो और तुम मुझे आतंकवादी कह रहे हो। आइसिक अपने सपोर्टर से बहुत ही बड़े कचरे के ढेर को देखता है और वो समझ जाता है कि स्नाइपर वहीं पर है और वो वहीं से ही गोली चला रहा है। आइसिक को ये भी समझ में देर नहीं लगती कि ये स्नाइपर कोई आम स्नाइपर नहीं है क्योंकि इस कचरे के ढेर में छुपे रहना और निशाना बनाए रखना किसी आम स्नाइपर के बस की बात नहीं है। इसलिए आइसिक उसे कहता है कि तुम झूठ तो नहीं। वो आदमी कहता है कि नहीं। वो कहता है कि वो इस देश के संवैधानिक सिविलियन है। आइसिक उसे कहता है कि तुम कहीं यूएस आर्मी के साथ तो नहीं थे, कहीं तुमने उसी के साथ स्नाइपर की ट्रेनिंग तो नहीं ली और अब तुम उन्हीं को धोखा देकर उन्हीं को मारने लगे हो। वो आदमी कहता है कि उसने कोई यूएस आर्मी की ट्रेनिंग नहीं ली और वो उन्हीं लोगों को मारता है जो उसे मारने की कोशिश करते हैं। और वो आदमी कहता है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर युद्ध खत्म हो चुका है तो तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तुम जैसे लोगों के कारण मासूम लोगों की जान जा रही है। तब आइसिक उसे कहता है कि अब उसके लिए कुछ भी मायने नहीं लगता क्योंकि उसे पता है कि उसका अंत अब कैसे होने वाला है। वो आदमी उसे कहता है कि तुम अगर मर गए तो उसकी जुबान काट कर मेडल के तौर पर अपने पास रखेगा और उसका सर उसके धड़ से अलग कर देगा। आइसिक उसकी बात सुनकर अपना होश खोने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी आंख खुलती है तो उस आदमी को ऊपर डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है और उसका हेलमेट एक लकड़ी के ऊपर लगाकर अपने आप को खड़े हुए दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन वह स्नाइपर चालाक होता है और वह समझ जाता है कि ये एक आइसिक की चाल है। इसके बाद आइसिक एक और चाल चलाता है और वो पास ही के जो सोल्जर्स के पास जो गन होती है उसे उठाने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच उसका जो सपोर्टर होता है वो टूट जाता है जिसके कारण वो स्नाइपर की जो पोजीशन होती है उसे बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा। लेकिन तभी वो देखता है कि मैथ्यूस अब होश में आ चुका है और उनकी सारी बातें सुन रहा होता है।
तब वो आइसिक मैथ्यूज को बताता है कि वो स्नाइपर के कचरे के ढेर के पीछे छुपा हुआ है और वो उसकी पोजीशन को ढूंढने के लिए बोलता है। तब तक वो स्नाइपर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा और मैथ्यूज वही करता है। उसके हाथ में छोटी सी चीज होती है जो शीशे की तरह होती है, जिसकी मदद से वह स्नाइपर की पोजीशन को ढूंढने की कोशिश करता है। तब तक वह आइसिक उस स्नाइपर से बातें करने लगता है। वो स्नाइपर उसे बताता है कि वो कभी टीचर हुआ करता था, लेकिन अमेरिकन हमले की वजह से उसके सारे स्टूडेंट मारे गए। तब से वो सारे सैनिकों को मार रहा है। तभी यहाँ पर बहुत ही तेज हवा चलने लगती है और हर तरफ रेत उड़ने लगती है और मैथ्यूज उसका फायदा उठाकर अपनी गन को उठाने की कोशिश करता है। बंदूक उठाने के बाद उस कचरे के ढेर के ऊपर गोली चलाने लगता है, लेकिन स्नाइपर भी उसके ऊपर गोली चला देता है और वो गोली उसके हाथ में लग जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए आइसिक की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी एक और गोली उसके पैर में लग जाती है। उसके कारण मैथ्यूज की वहीं पर ही डेथ हो जाती है और ये सब देखकर आइसिक रोने लगता है। वह स्नाइपर उसे फिर से आइसिक से कहता है कि तुम इराक में क्या कर रहे हो। तब आइसिक उसे बताता है कि उसे नहीं पता, बस वो अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता है। तब वो आदमी उसे कहता है कि वो उसे यहाँ से आसानी से नहीं जाने देगा और अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे अपनी कहानी सुनाते रहना होगा। तब आइसिक टूट जाता है और वो बताता है कि उसकी गलती के कारण ही डीन को मारा था। दुश्मनों को गोली मारने की बजाय डीन को लग जाती है। तभी आइसिक अपने रेडियो के अंदर कुछ हलचल सुनता है और वो देखता है कि बेस के लोग उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर रेडियो टूटा होने के कारण वो उनकी बातें सुन सकता है, उन्हें वो बता नहीं सकता। तब आइसिक को सभी बातें समझ में आने लगती है कि यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे थे उन्हें स्नाइपर ने ही पहले से मार दिया था और फिर उसको बचाने के लिए हमें कांटेक्ट किया था और यहाँ पर हमें आने के लिए कहा था और ये उसी स्नाइपर की चाल है और एक एक करके सभी अमेरिकन सैनिकों को मार रहा है। तब आइसिक समझ जाता है कि वो आदमी कितना खतरनाक है और वो उस आदमी से कहता है कि वो अब मुझ पे गोली मत चलाना, क्योंकि वो अपने आप ही मारा जाएगा। और वो फिर से बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर बाद वो उठता है तो वो देखता है कि वहाँ पर शाम हो चुकी है और उसके पास में कोई भी नहीं होता और वो सोचता है कि शायद वो स्नाइपर भी सो चुका होगा, इसलिए वो मैथ्यूज की रिफिल को अपने पास खींचता है और वो उस कचरे के ढेर पे निशाना लगाता है। तभी वो देखता है कि हेलीकॉप्टर उसकी तरफ से आ रहे होते हैं 2 और वो समझ जाता है कि ये लोग उसके बेस से ही आ रहे होते हैं और वहाँ पर एक दीवार होती है, उसे वह गिरा देता है। तभी वो स्नाइपर उसे कहता है कि अब तक तो उसके साथ ही लुपा छुपी गेम खेल रहा था और अब उसके साथी भी यहाँ पर आ चुके हैं और अब गेम में और भी ज्यादा मजा आएगा। और ये सब बातें सुनने के बाद आइसिक उसके ऊपर गोलियां चलाने लगता है और कुछ गोलियां उस कचरे के ढेर के पीछे जाकर लगती है और वो स्नाइपर अचानक से चुप हो जाता है। आइसिक को लगता है कि वो स्नाइपर मर चुका है और वो खड़ा हो जाता है और वो सोचता है कि अगर वो स्नाइपर जिंदा होगा तो वो उसके ऊपर गोली चला देगा, लेकिन उसके ऊपर कोई भी हमला या गोली नहीं चलती और वो समझ जाता है कि वो स्नाइपर भी मर चुका है। तब वहाँ पर रेस्क्यू टीम भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उसे लेटाकर वहाँ से ले जाते हैं। तब वो बार बार आइसिक उसे बताने की कोशिश करता है कि उन्हें पहले उस स्नाइपर को जो ढेर के पीछे पड़ा है उसे ढूंढना चाहिए और वहाँ पर उसे जाना चाहिए, लेकिन हेलीकॉप्टर के शोर की वजह से किसी को भी उसकी आवाज़ सुन नहीं पाता और वो सभी हेलीकॉप्टर के अंदर ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है तो वो स्नाइपर उसके ऊपर गोलियां चलाने लगता है और वह एक एक करके सबको मार देता है और वो कुछ ही देर बाद वह हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है और आइसिक, मैथ्यूज और सभी साथी मारे जाते हैं। तभी यह आदमी अमेरिकन बेस से कांटेक्ट करता है और वहां पर हेल्प करने के लिए वहां के सैनिकों को भेजने को कहता है और इसी तरह उसका गेम फिर से शुरू हो जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अगर आप सभी को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।